हम लोग तो हम जो पीछे क्लास में पढ़े थे वर्ण विचार, उसका हम कुछ अभ्यास करके देखते हैं हम लोग कि कितना हम पढ़े, कितना समझ में आया और कितना हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अपने कैपेसिटी को हम लोग जानेंगे, तो आप लोग भी इस चीज़ पर ध्यान रखिए। बात समझ में आ रहा है? तो आपका पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो बताइए कि भाषा से सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर बात करें, जैसे कि ऑप्शन आप देख रहे हैं कि वाक्य है, जैसा कि ऑप्शन देख रहे हैं कि शब्द है, और जैसा कि ऑप्शन यहाँ पर ध्वनि है। ठीक है, तो ध्वनि का परिभाषा तो आप जानते ही हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया सकता है। बात समझ में एक यहाँ पर आ गया। दूसरा है तो ध्वनि हो नहीं सकता है। ठीक है, अगर हम शब्द पर बात करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता है। कहिए कैसे? क्योंकि देखिए वर्ण को मिला करके शब्द बनता है ना। देखिए आ और म को मिला के ना शब्द बन रहा है। बात समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये हो गया आपको शब्द हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको आंसर होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर वाक्य की बात करें तो देखिए, अगर यहाँ पर आम है, इसको हम जोड़ दिए, लिख दिए कि आम खाता है, तो आम खाता है, तो यहाँ पर शब्दों का समूह बना। मेरे बातों को जरा समझिए, नहीं तो गलती नहीं कीजिएगा। देखिए पहले आ अकेले था तो वर्ण था, दो गो वर्ण को जोड़ दिए तो क्या बन गया? शब्द बन गया। और हम बहुत सारे शब्दों को जब जोड़ देंगे तो इससे बन जाता है वाक्य। क्या बनता है? शब्दों का समूह बनता है, जिसको हम लोग वाक्य कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक कि नहीं हुआ? ठीक है, तो बताइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या वाक्य कहेंगे? नहीं। क्या हम लोग शब्द कहेंगे? नहीं। क्या हम लोग वर्ण कहेंगे? जी। तो बिल्कुल कहेंगे। क्या ध्वनि कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा। अब है कि कौन सा स्वर हर्ष नहीं है। पहले आप ये बताइए, हर्ष बताए थे, हर्ष का उदाहरण क्या सब दिए थे, पहले ये बताइए। हर्ष ई, हर्ष उ, ये था ना, और एक री था। बस समझ में, जिसमें री में हम आपको ब्लॉक भी किए थे, उसको घेरे भी थे, तो क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, फंसने का डर है। ठीक है, तो हर्ष स्वर के अंतर्गत देखिए ऑप्शन ए में है हर्षी ई है। क्या ये हर्ष स्वर है? जी है। ये है, जबकि आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन हर्ष स्वर नहीं है? जी। तो बताइए ई है? नहीं। ई नहीं है। ई है हर्ष स्वर। ठीक है, हाँ बताइए अ क्या है? हर्ष स्वर है? बिल्कुल है। हर्ष उ जी है, लेकिन क्या ए है? नहीं। ए नहीं है, क्योंकि ए दीर्घ स्वर है। तो बताइए एक बार आप फटाफट से कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत क्या सब आता है? हर्षी आ। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपको आता है दीर्घ ई, दीर्घ ई, दुर्घ उ, ए, आई, ओ और औ आता है, यानी कि उसमें से ही एक ए आ रहा है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा स्वर दीर्घ है। अब पहले ये बताइए कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत हम क्या सब बताएं? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। बताइए आप। आ था, हम्म। देखिए धीरे धीरे बोलिए फटाफट से। आ था, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ए, ई आई, था। ओ, औ। इसके बाद आपको ए, आई, ओ, औ था, ये सब था ना दीर्घ स्वर में। तो देखिए ऑप्शन ए में है आ, ये दीर्घ स्वर है? जी। ये बिल्कुल दीर्घ स्वर है। ठीक है, क्या ये हर्षी ई है? नहीं। ये तो कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या ये है? हर्ष स्वर है। देखिए तो ये अ है? नहीं, हर्ष स्वर ये है। री है? नहीं। ये सब हर्ष स्वर है, जबकि आ जो है दीर्घ वह स्वर दीर्घ है। स्वर के अंतर्गत आता है। अगला है कौन सा स्वर है जो संयुक्त है। तो संयुक्त के अंतर्गत आप लोग क्या क्या पढ़े थे, पहले आप लोग ये बता दीजिए। संयुक्त में पढ़े थे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र पढ़े थे। यहाँ पर ऑप्शन है आपका दीर्घ ई, तो दीर्घ स्वर हो गया। देखिए औ है, दीर्घ स्वर हो गया। आ है, दीर्घ स्वर हो गया। बताइए ऊ जो है, क्या ये आपको संयुक्त स्वर है? ये बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ये संयुक्त स्वर कैसे हो सकता है? ये आपको दीर्घ स्वर है। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? दीर्घ स्वर है, ये संयुक्त स्वर नहीं है, क्योंकि संयुक्त स्वर के हम लोग के अंतर्गत हम लोग 4 चीज ही पढ़े थे, अक्ष, त्र और ज्ञ। इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है। अगला प्रश्न है आपका कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है। पहले ये बता दीजिए कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क्या सब आया था? क ग से लेकर के म तक आया था। तो उसमें से अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वो वाला नहीं होगा। तो बताइए करा स्पर्श व्यंजन नहीं है। बताइए य है? नहीं है। य नहीं है। क्या ड है? जी है। बताइए त है? जी। च है? जी। लेकिन यह नहीं है। आपका आंसर यही होगा, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा था कि कौन सा जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग? चलिए आगे है कि कौन सा व्यंजन अंतःस्थ है। अब बताइए अंतःस्थ का ट्रिक क्या बताए थे, जिसमें अंदर जाता था? य, र, ल, व, ये अंतःस्थ था ना। तो देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है म। नहीं। बताइए अंतःस्थ है? नहीं। ऑप्शन बी में है त।
नहीं ऑप्शन सी में है द, नहीं है ऑप्शन डी में है व, है बिल्कुल है। और इसके अलावा य, र, ल भी ये तो होता है। है। नहीं, आगे है कि साथ में कि कौन सा व्यंजन उष्म नहीं है। पहले ये बताइए कि उष्म में ट्रिक क्या बताए थे। उष्म उसमें श आता था, बात समझ में आ रहा है। तो तालम श, मूर्धन्य श और दंत स, और इसके साथ साथ ह भी था। तो उष्म व्यंजन के अंतर्गत देखिए दंत स आएगा, जी ठीक है। ये आपको दंत स यहाँ भी दे दिया है और दंत स यहाँ भी दे दिया है, यानी कि ऑप्शन गलत है। किसी एक को आप तालम श बना दीजिए, ठीक है। तो दंत स, तालम श, मूर्धन्य श ये सब तो होगा, लेकिन ग नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। किस शब्द में लिखा है कि किस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। अनुवाद में देखिए पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन आपका कर रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हो सकता है। तो देखिए ये जो है गंगा में क्या चंद्र बिंदु लगता है? नहीं लगता है। आप गंगा कैसे लिखते हैं? ग ऊपर अनुस्वार और गा लिखते हैं। तो गंगा में अनुस्वार का यूज हुआ ना, चंद्र बिंदु का तो यूज नहीं हुआ। बताइए चंचल में यूज होता है? नहीं, चंचल में क्या अनुस्वार का यूज होता है? प्रायः, प्रायः में किसका यूज होता है? विसर्ग का होता है। किसका होता है? विसर्ग का होता है। जैसा कि हम यहाँ पर यूज किए हैं, देखिए ये विसर्ग का होता है। लेकिन ये लिखा है चाँद, अगर चाँद में हम अर्ध ये चंद्र बिंदु लगा दिए तो क्या हो जाएगा? चांद। तो बताइए इसमें यूज होता है ना। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से अनुस्वार कौन सा है? तो बताइए दुर्घु में अनुस्वार है? नहीं है। अह अनुस्वार है जी। कहाँ? ये तो विसर्ग का यूज है ना इसमें। विसर्ग का बात इधर देखिए प्रश्न क्या है आपका, अनुस्वार कौन सा है? जी। क्या इसमें अनुस्वार है? नहीं, इसमें विसर्ग का यूज है। क्या ओ में अनुस्वार है? नहीं है। देखिए अंग में है जी। तो ये है, बात समझ में आ रहा है ना। तो अंगा है और अंगा में अनुस्वार का यूज होता है, ठीक है। आगे है आपका कि निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। पहले ये बताइए कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत क्या आता है। बताइए संयुक्त हम बताए थे अक्ष, ज्ञ और स्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए अक्ष है जी। पहले प्रश्न समझे कि नहीं करा। संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है? तो देखिए अक्ष तो है जी। अच्छा, तर है ज्ञ जी। ज्ञ नहीं है। बात समझ में आ गया। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब अगला है आपका कि कौन सा दीर्घ स्वर है। तो बताइए दीर्घ स्वर कौन कौन सा था, याद कीजिए थोड़ा सा आप लोग। आ था, दीर्घी था, दीर्घु था, ए ऐ ओ। तो देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए में है अ है। नहीं, क्या होगा? हर्ष ई है होगा, हर्ष उ है होगा, री है होगा। ये सब बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये सब हर्ष स्वर के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो है हर्ष मतलब अ है, ये दीर्घी ई है होगा। दीर्घी ई तो हो सकता है लेकिन अ नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ये वाला भी गलत हो जाएगा। और य र ल व कौन सा व्यंजन है? अंतः अस्त व्यंजन है, ठीक है। और यहाँ पर सी में जो है ए ऐ ओ औ है, ये आपको दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग अगले क्लास में। और आज तक के लिए इतना ही। हम पीछे जो वर्ण विचार पढ़ाए थे और वर्ण विचार का कुछ प्रैक्टिस सेट था, जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बता दिए। कितना नंबर आपको सही हुआ, कितना गलत हुआ, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।